नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी ने एक लेख लिखा है। भारत के उद्योग जगत में छाई चुप्पी और डर को उस लेख के जरिए फिर से छेड़ दिया है। राहुल ने ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण दिया है। नाम लिए बिना उन्हीं ताकतों को ईस्ट इंडिया कंपनी की कतार में रख दिया जिनका नाम वे चुनावी भाषणों में अक्सर लेते रहते हैं। मगर उनके सामने राहुल गांधी उद्योग जगत में एक नए वर्ग, वंचित वर्ग की पहचान करते हैं जो डर के कारण बोल नहीं पा रहा है। कब उसकी कंपनी या उसके सेक्टर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाए, इस बात से डरा सहमा रहता है। क्या राहुल गांधी इस एक लेख के जरिए अपनी एंटी कॉरपोरेट छवि को दूर करना चाहते हैं? कांग्रेस के सदस्यों की भी यही राय है। लेकिन लेख पढ़ने से एक और बात नजर आती है कि जिन दो कंपनी समूहों को टारगेट करने से उनकी छवि एंटी कॉरपोरेट की बनाई जा रही है, उन्हें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कतार में राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है। हो सकता है राहुल गांधी अपनी एंटी कॉरपोरेट छवि से चिंतित हों, मगर उनके सामने वे बेआवाज हो चुके उस बिजनेसमैन की भी पहचान करते हैं जिसके पास पैसा है, बिजनेस करने का हुनर है, मगर जिसकी कोई औकात नहीं, इतनी भी नहीं कि गलत का विरोध कर सके। हम आज के वीडियो में राहुल गांधी के लेख की बात करने जा रहे हैं। उनका यह लेख भारत के 12 अखबारों में छपा है। राहुल इस लेख में एकाधिकार, मोनोपोली, पूंजी पर कंट्रोल का विकल्प भी सुझा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर इस लेख के बारे में अपनी राय और साफ की है और कहा है कि अपना भारत चुन लीजिए। एक ऐसा भारत जिसमें सभी के लिए नियम कानून बराबर हों, या एक ऐसा भारत जिसमें 2-4 लोगों का ही कंट्रोल हो। एक ऐसा भारत जिसमें कंपटीशन से कोई आगे बढ़े, या एक ऐसा भारत जो कनेक्शन से आगे बढ़े। एक ऐसा भारत जो नए नए प्रयोगों से आगे बढ़े, या एक ऐसा भारत जो धमकियों से आगे बढ़े। एक ऐसा भारत जिसमें बहुत से लोग अमीर हो, या एक ऐसा भारत जिसमें धन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में हो। राहुल कहते हैं इसमें से अपना भारत चुन लीजिए। राहुल गांधी लिखते हैं कि उनका यह लेख बिजनेस के लिए एक नई डील है। इस डील का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि यही भारत का भविष्य है। एक ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में रोटी लूट ले जाएंगे, बेटी लूट ले जाएंगे, माटी छीन ले जाएंगे टाइप की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह के नफरती और स्तरहीन बयानों के जरिए प्रधानमंत्री राजनीति को आर्थिक मुद्दों से दूर ले जा रहे हैं, उसी समय में राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी बीमारी पर अपनी राय लिखकर आर्थिक मुद्दों को बहस के केंद्र में लाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि रोटी लूटकर कौन ले जा रहा है, माटी लूटकर कौन ले जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, लोक सत्ता मराठी, मातृभूमि, नेशनल हेराल्ड के उर्दू संस्करण, कौमी आवाज, दिनतंदी, बंगाल की वर्तमान पत्रिका, पंजाबी का जगबाणी, आंध्र ज्योति, असमिया प्रतिदिन, कन्नड़ा का अखबार प्रजावाणी। भाषा के हिसाब से देखें तो अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और तमिल। यानी राहुल गांधी ने अपने इस लेख को भारत के कई कोनों में पहुंचाने की कोशिश की है। उद्योगपतियों को लेकर राहुल चुनाव में बोलते ही रहे हैं और सभी जानते हैं कि वे पहले नेता हैं जो अंबानी और अदानी का नाम लेकर लगातार बोलते हैं, जबकि उनकी ही पार्टी के कई नेता इन दो उद्योगपतियों का नाम तक नहीं ले सकते। राहुल गांधी बोलते रहते हैं। गोदी मीडिया के बहुत सारे चैनल 2-3 उद्योगपतियों के ही हैं, तो जाहिर है उन चैनलों पर राहुल गांधी के इन बयानों को कैसे और कितना दिखाया जाता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 12 अखबारों में लिखकर मीडिया पर कंट्रोल कर चुके गोदी चैनलों को राहुल ने चकमा भी दिया है। उनके लेख को पढ़ा जाना चाहिए। इसमें वे अपनी बात को विस्तार से रखते हैं और व्यवस्थित रूप से रखते हैं। आपको नेता प्रतिपक्ष की सोच में झांकने का मौका मिलेगा, अंतर्विरोधों को समझने का मौका मिलेगा और संभावनाओं को भी। अपने इस लेख में राहुल गांधी भारत के उद्योग जगत को 2 हिस्सों में बांट देते हैं और एक रेखा खींच देते हैं। इस रेखा के एक तरफ मैच फिक्सिंग करने वाली कंपनियां हैं जो सरकार से नियम बदलवाकर कई सेक्टरों पर कब्जा करती जा रही हैं। इन कंपनियों को राहुल एकाधिकारवादी कहते हैं। मैच फिक्सिंग करने वाली कंपनियां, लेख में राहुल अंबानी और अदानी का नाम नहीं लेते, मगर उनके भाषणों के आधार पर अंदाजा मिल जाता है कि किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन लाइन की दूसरी तरफ की कंपनियों के नाम राहुल लेते हैं। उनके अनुसार ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने नियमों का पालन किया है,
बाजार में प्रतियोगिता की है, संघर्ष किया है, उतार चढ़ाव देखे हैं और अपनी जगह बनाई है। टाइनोर, इनमोबी, मान्यवर, जोमेटो, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, अराकू कॉफी, ट्रेडेंस, अमागी, आईडी फूड्स, फोन पे, मोगिलिक्स, सुलावाइन, जसपे, जीरोधा, वेरिटास, ऑक्सीजो और एविडेंस जैसी कंपनियां और पुरानी पीढ़ी से एल&टी, हल्दीराम, अरविंद आई हॉस्पिटल, इंडिगो, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी समूह, बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस, सिप्ला, महिंद्रा ऑटो व टाइटन का नाम लेते हैं। ये सब कंपनियां हैं जिनके बारे में राहुल गांधी लिखते हैं, इन लोगों ने नए नए प्रयोग किए, नियमों का पालन किया, अपने व्यवसाय का विस्तार किया। ये वो कंपनियां हैं जो कभी अपने सेक्टर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करती, बल्कि कंपटीशन के जरिए टिकी हुई हैं। ये सरकार के दम पर नहीं, अपने प्रयोगों और उत्पाद के बेहतर बनाते रहने के कारण जगह बनाती हैं। राहुल गांधी इन कंपनियों का नाम लेकर कहते हैं कि भारत में कई अद्भुत और ईमानदार कारोबारी हैं, लेकिन आज ये सब चुप हैं, दमन करने वाली व्यवस्था को सहने के लिए मजबूर हैं। वे पीयूष बंसल और फकीर चंद्र कोहली का उदाहरण देते हैं कि इन लोगों ने अपनी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया, सरकार को कब्जे में लेकर नहीं, बल्कि मार्केट में प्रतियोगिता से। टीसीएस 1968 की कंपनी है, लेंसकार्ट 2010 की, एक स्टार्टअप है, एक लेगेसी कंपनी है, यानी बहुत पुरानी कंपनी टीसीएस है। राहुल गांधी उद्योगपतियों से सवाल करते हैं कि मैं जानता हूं कि भारत के सर्वाधिक प्रतिभाशाली और अग्रणी व्यवसायी एकाधिकारवादियों से डरते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं जो फोन पर बात करने से डरते हैं? क्या आप आयकर, सीबीआई या ईडी के छापों का सामना करने से डरते हैं कि वे आपको अपना व्यवसाय बेचने के लिए मजबूर करेंगे? क्या आपको डर है कि जब आपको सबसे अधिक जरूरत हो तब वे आपको पाई पाई के लिए तरसा देंगे, या वे आपको फंसाने के लिए अचानक नियम बदल देंगे? राहुल गांधी कहते हैं कि ऐसी एकाधिकारवादी कंपनियों से आम बिजनेसमैन कभी कंपटीशन नहीं कर सकता। असल में उसका कंपटीशन कभी कंपनी से नहीं होता, बल्कि उस कंपनी के पीछे खड़ी सरकार से हो जाता है, छापे मारने वाली एजेंसियों से हो जाता है। इन एजेंसियों से कंपटीशन करना आसान नहीं, जो यहां तक कंट्रोल करने लगी हैं कि भारतीय क्या पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं और कहते हैं। राहुल गांधी ये सब लिखते हैं। आगे कहते हैं, आज सफलता बाजार में प्रदर्शन से तय नहीं होती, बल्कि सत्ता संबंधों से तय होती है। आपके दिलों में डर है, लेकिन उम्मीद भी कायम है। कहते हैं, भारत के कारोबारी, दुकानदार, उद्योगपति दमनकारी व्यवस्था को सहन क्यों कर रहे हैं? महात्मा गांधी अक्सर कतार के अंतिम छोर पर खड़े आदमी की बात करते थे। राहुल गांधी इसका उल्लेख करते हैं और कहते हैं, मुझे एहसास हुआ कि मैंने गांधी के शब्दों के असल मर्म को नहीं समझा। जब गांधी कतार की बात करते हैं तो वे बस एक उदाहरण दे रहे हैं। सच तो यही है कि हमारे समाज में बहुत सी कतारें हैं, पंक्तियां हैं। व्यापार की जिस पंक्ति में आप खड़े हैं उसमें आप ही शोषित हैं, वंचित हैं, और इसलिए मेरी राजनीति का लक्ष्य अब आपको वह सब दिलाना है जिससे आपको वंचित किया गया है, यानी निष्पक्षता एवं समान अवसर दिलाना है। राहुल गांधी कहते हैं कि वे पूंजीवाद के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की बात करना चाहते हैं जहां सबके लिए नियम बराबर हो। वे सवाल करते हैं कि क्यों कुछ ही लोगों का कर्ज माफ किया जाता है, क्यों कुछ लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं होता। उनका कहना है कि किसी भी सरकार को दूसरों की कीमत पर बस एक व्यवसाय का समर्थन करने की अनुमति कभी नहीं दी जा सकती। सरकारी एजेंसियां व्यापार पर हमला करने और डराने धमकाने का हथियार नहीं बन सकती। मेरा मतलब यह नहीं कि जो डर और दबाव आप पर बनाया गया है वह बड़े पूंजीपतियों पर ट्रांसफर किया जाए। वे बुरे लोग नहीं हैं, उन्हें भी जगह मिलनी चाहिए, जैसे आपको भी। यह देश हम सभी के लिए है। हमारे बैंकों को सबसे बड़े 100 प्रभावशाली कर्जदारों और उनके एनपीए के प्रति अपना मोह छोड़कर लाभदायक कर्ज देना चाहिए। निष्पक्ष व्यापार को समर्थन देने वाली प्रक्रियाओं की खोज करनी चाहिए। यह बात समझने के लिए आपको देखना होगा कि पिछले 10 साल में कितने लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए गए और इसका लाभ किस तरह के उद्योगपतियों को दिया गया और उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। राहुल गांधी डरे सहमे उद्योगपतियों से अपील कर रहे हैं कि बदलाव मसीहाओं से नहीं आता है,
आपसे ही आएगा। आप खुद में वह बदलाव हैं जो सभी के लिए धन और रोजगार पैदा करेंगे। राहुल कहते हैं, मेरा मानना है कि प्रगतिशील भारतीय व्यापार के लिए न्यू डील, नया प्रस्ताव, समझौता एक ऐसी सोच है जिसका समय आ गया है। इस तरह से राहुल गांधी ने उद्योगपतियों की तरफ हाथ बढ़ाने का प्रयास किया है और इस बहस को चलाने की कोशिश की है कि क्या भारत में बिना छापे, अधिग्रहण, रिश्वत और वसूली के भय के आप व्यापार कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे एकाधिकार को समझाने के लिए आज के दौर की बड़ी कंपनियों के नाम नहीं लेते, जबकि हैं, भारत में भी हैं और अमेरिका में भी हैं और दुनिया भर में। अपने लेख की शुरुआत राहुल गांधी ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हैं, जिसने व्यापार के नियम बदलवाए और फिर पूरे भारत को गुलाम बना लिया। राहुल गांधी लिखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आवाज कुचल दी थी। यह आवाज अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं बल्कि अपने शिकंजे से कुचली गई। कंपनी ने हमारे राजा महाराजाओं, नवाबों की साझेदारी से उन्हें रिश्वत देकर और धमकाकर भारत पर शासन किया। उसने हमारी बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित कर लिया। हमने अपनी आजादी किसी दूसरे देश के हाथ नहीं गंवाई, हमने इसे एक एकाधिकारवादी निगम के हाथ खो दिया जो हमारे देश में दमन तंत्र को चलाता था। कंपनी ने प्रतिस्पर्धा खत्म कर दी, वही तय करने लग गई कौन क्या और किसे बेच सकता है। कंपनी ने हमारे कपड़ा उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी नष्ट कर दिया। मैंने कभी नहीं सुना कि कंपनी द्वारा कभी कोई अनुसंधान किया गया। मुझे बस इतना पता है कि कंपनी ने एक क्षेत्र में अफीम की खेती पर एकाधिकार हासिल कर लिया और दूसरे में नशा करने वालों का एक बाजार विकसित कर लिया। जब कंपनी भारत को लूट रही थी तब उसे ब्रिटेन में एक आदर्श कॉरपोरेट निकाय के रूप में दर्शाया जा रहा था, यानी ब्रिटेन में तारीफ हो रही थी, यानी इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीफ हो रही थी। अगर आप राहुल के लेख से ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हटा देंगे और तब पढ़ेंगे तो लगेगा कि आज के भारत की कहानी कह रहे हैं। कपड़ा सेक्टर में पैकेज तो 2016 के साल से दिया जा रहा है, तभी घोषणा हुई थी, मगर फिर भी हालात बेहतर नहीं हुए। मैन्युफैक्चरिंग लंबे समय से आगे आने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह दो सेक्टर है जहां करोड़ों लोगों को रोजगार मिला करता था। आज के भारत के अखबारों में केवल ड्रग्स की खबरें निकालकर आप देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स के पकड़े जाने की तमाम खबरें आपको मिल जाएंगी। अकेले अक्टूबर में दिल्ली, गुजरात, भोपाल में छापेमारी से 15,000 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए हैं। 10 अक्टूबर को गुजरात के अंकलेश्वर की एक दवा फैक्ट्री में 5,000 करोड़ का कोकेन बरामद हुआ। 1 अक्टूबर को दिल्ली के महिपालपुर में 5600 करोड़ का कोकेन और मैरिवाना बरामद हुआ। इसके 10 दिन बाद दिल्ली में फिर से 2000 करोड़ का कोकेन बरामद होता है। मोदी सरकार के एक मंत्री हैं जीतन राम मांझी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। उन्होंने लोकसभा में लिखकर दिया है कि पिछले 10 साल में लगभग 50,000 छोटे व्यापार बंद होने से 3,17,000 लोगों की नौकरियां चली गई। सबसे अधिक महाराष्ट्र में 12,300 एमएसएमई बंद हुए, जिससे 54,000 नौकरियों का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में 3400 व्यापार बंद हुए, 33,000 नौकरियां गईं। गुजरात में लगभग 5,000 उद्योग और व्यापार बंद हुए, 22,000 नौकरियां चली गईं। बिहार में 2400 उद्योग और व्यापार बंद हो गए, 15,000 से अधिक नौकरियां चली गईं। यह आधिकारिक आंकड़े हैं। बहस इस पर कभी नहीं होती है। इस पर बहस ना हो जाए इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर उनके मुख्यमंत्री अवैध घुसपैठियों का भूत खड़ा कर रहे हैं। अंसारी और आलम का नाम लेकर डर पैदा कर रहे हैं। आज इन सेक्टरों के लंबे समय से कमजोर बने रहने के कारण भारत का मिडिल क्लास मुरझा गया है। हमने इसी 5 नवंबर को इस पर एक वीडियो बनाया है, देखिएगा। राहुल गांधी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण यूं ही नहीं दिया। वे लिखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही सैकड़ों साल पहले मिट चुकी हो, लेकिन उसने जो डर पैदा किया था वो आज फिर से दिखाई देने लगा है। एकाधिकारवादियों की एक नई पीढ़ी ने इसकी जगह ले ली है। नतीजा यह हुआ कि जहां भारत में हर किसी के लिए असमानता और अन्याय बढ़ता जा रहा है, वहीं यह वर्ग अकूत धन एकत्रित करने में लगा है।
हमारी संस्थाएं अब हमारे लोगों की नहीं रही। वे एकाधिकारवादियों के आदेश मानती हैं। आज लाखों व्यवसाय तबाह हो गए हैं और भारत युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में असमर्थ है। भारत माता अपने सभी बच्चों की मां है। उसके संसाधनों और शक्ति पर कुछ चुनिंदा लोगों के एकाधिकार और बहुजनों की उपेक्षा ने गहरी चोट पहुंचाई है। एकाधिकारवादी, मोनोपोलिस्टिक। राहुल गांधी एक और नाम देते हैं मैच फिक्सिंग करने वाले, यानी सरकार से हाथ मिलाकर 2-4 लोगों का गिरोह कारोबार के हर सेक्टर पर अपना कब्जा जमा रहा है। वह बाजार में प्रतियोगिता से अपनी धाक नहीं जमाता, बल्कि सरकार के डंडे का डर दिखाकर छोटे कारोबारियों को बाजार से भगा देता है। राहुल गांधी ने इन्हीं बातों को व्यवस्थित और वैचारिक रूप देते हुए लिखा है, जिन्हें वे कई साल से कहते आ रहे हैं। इस पर भारत के उद्योग जगत की क्या प्रतिक्रिया होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तमिलनाडु के कोयंबटूर का यह किस्सा याद होगा। श्रीनिवासन कितने बड़े व्यापारी उद्योगपति हैं, वित्त मंत्री के सामने जीएसटी का दर्द क्या बयान कर दिया। इतने बड़े उद्योगपति को वित्त मंत्री के सामने हाजिर होना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। इससे आपको याद आ जाएगा कि डर से घिरे हुए उद्योगपति राहुल गांधी के प्रस्ताव पर कुछ नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे तो क्या प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन उन्हें भी पता है राहुल उनके ही डर की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद इस एकाधिकार से लड़ रहे हैं। मीडिया में अंबानी और अदानी के कई चैनल हो गए हैं। उसके एकाधिकार की बात वे बार बार अंबानी की शादी के प्रसारण के उदाहरण से करते रहे। उन्हें पता है कि मुख्यधारा का टीवी मीडिया कभी उनकी और विपक्ष की बात को ईमानदारी से लोगों तक नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उन्होंने बार बार मीडिया का काम किया, खुद मीडिया बन गए। राहुल का हाल का वीडियो देखिए, पता चलेगा। जब सेबी की चीफ माधवी बुच को लेकर खबरें बंद हो गईं, तो राहुल और पवन खेड़ा ने इस वीडियो श्रृंखला के जरिए फिर से बहस को जिंदा करने का प्रयास किया। इस एपिसोड में भी राहुल गांधी कहते हैं एक सिंडिकेट है जो अपने एकाधिकार को बचाने के लिए सेबी की चीफ माधवी बुच को बचाने में लगा हुआ है। अब ये अगर ज्यादा बोलेगा तो हाथ टूट जाएगा, वो कहेगा भैया। तो ये चल रहा है। तो पावर को इन्होंने कैसे सेपरेट किया? इन्होंने अपने लोगों को सारे इंस्टीट्यूशन में डाल दिया, ईडी में डाल दिया, सीबीआई में डाल दिया, इनकम टैक्स में डाल दिया, एजुकेशन सेबी में डाल दिया माधवी बुच। तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन कैप्चर कर दिए, जहां ये कैमरा डालना चाहते हैं डाल देते हैं। राहुल गांधी का यह वीडियो आप उनके YouTube चैनल पर जाकर पूरा देख सकते हैं, और भी कई वीडियो हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपना यह लेख एक गलत दिन छपवा दिया, जिस दिन अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनावों के नतीजे आने वाले थे। ट्रंप की जीत हुई है तो जाहिर है चर्चाओं में ट्रंप छा जाएंगे। लेकिन जब ये चर्चाएं ठंडी पड़ जाएंगी, अगर ये नतीजे नहीं आते, तो भी क्या मीडिया में राहुल गांधी के इस प्रस्ताव पर बहस होती भी तो उद्योग जगत से इन बातों का खंडन ही करवाया जाता। लेकिन उससे स्थिति तो बदल नहीं जाती। एक छोटे दुकानदार को भी पता है इंस्पेक्टर राज का भी बाप बाजार में घूमने लगा है। परेशान सब हैं, लेकिन बोला किसी से नहीं जा रहा। राहुल गांधी ने उन्हीं की बात कह दी, लेकिन अब तमाशा दूसरा होगा। कारोबारियों की बात को राहुल गांधी का बताकर उसका खंडन होगा, निंदा होगी, और एक बार फिर से कारोबारी चुप रह जाएंगे। एंटी मुस्लिम राजनीति को पैसा कौन दे रहा है, यह सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। और यह भी कि जिस राजनीति को खड़ा करने में व्यापारी पैसे दे रहे हैं, उसके सामने खुद वे क्यों लाचार नजर आते हैं, कम से कम उन्हें इतना तो बताना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।